Assalamu alaikum, dear students. I think this is the lecture number 16. In fact, this is the last lecture of plant anatomy. मेरे बच्चे, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि एपिकल मेरिस्टम दो टाइप्स का होता है। वन इज़ कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टम, अनदर वन इज़ कॉल्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम रूट के टिप पे होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट के टिप पे होता है। नाउ एज फार एज द एपिकल मेरिस्टम इज कंसर्न, बाय ऑर्गेनाइजेशन वी मीन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम कैसा होता है। मेरे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम can be briefly explained by some theories। बहुत सारी theories को प्रपोज किया गया है और उन theories से हम explain करेंगे organization of root apical meristem and shoot apical meristem। मेरे बच्चे, सबसे पहली theory हम बात करेंगे, that is called as apical cell theory। As far as the फर्स्ट थ्योरी इज कंसर्न, इस थ्योरी का नाम है एपिकल सेल थ्योरी। मेरे बच्चे, एपिकल सेल थ्योरी का क्या मानना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। मेरे बच्चों, अगर देखा जाएगा लोअर प्लांट्स में या एल्गी और फंजे में देखा जाएगा, एल्गी और फंजे में क्या होता है बेटा? एपिकल मेरिस्टम। I will write here apical meristem is absent। एल्गी और फंजे में अगर देखा जाएगा बेटा, एपिकल मेरिस्टम एब्सेंट होता है। सो एल्गी और फंजे जो है, फंजे तो प्लांट ग्रुप्स में नहीं आता है। नाउ एल्गी और फंजे जो है बेटा, तो क्या होता है इनमें? अगर एपिकल मेरिस्टम एब्सेंट होता है तो इनमें कैसे डिवीजन होता है, कैसे इनमें ग्रोथ होती है? इन केस ऑफ एल्गी एंड फंजे, all cells are divisible। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, हर कोई सेल बेटा इसमें डिवाइड करती है। सो यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन द क्लास 11th दैट जब एक ऑर्गेनिज्म की हर कोई एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हर कोई सेल डिवाइड करती है तो उसको एपिकल ग्रोथ नहीं बल्कि उस टाइप ऑफ ग्रोथ को कहा जाता है डिफ्यूज्ड ग्रोथ। As you already know that diffused growth एनिमल्स में होता है, लेकिन एल्गी में और फंजी में भी होता है diffused growth, because in these case there is no apical meristem, all the cells of the algae and fungi are divisible। ठीक है, ये तो बात आ गई बेटा किसकी? एल्गी और फंजी की। इसके बाद अगर हम कुछ एल्गी की बात करेंगे, if we talk of some algae, कौन से एल्गी? एस्पेशली द ब्राउन एल्गी जो बिलोंग करते हैं फियोफाइसी से, एस्पेशली द ब्राउन एल्गी। एल्गी के बाद कुछ और कॉम्प्लेक्स बेटा जिनका नाम है ब्रायोफाइट्स, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और कुछ टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। एपिकल सेल थ्योरी अब बेटा हम डिस्कस करेंगे। इन सम एल्गी में यूजुअली ऑल द सेल्स आर डिविजिबल, बट सम एल्गी दैट इज some algae which belong to the Phaeophyceae, that is brown algae, bryophytes and some pteridophytes। इन सब में क्या होता है बेटा? एपिकल मेरिस्टम consists of a single cell। मेरे बच्चे, as you already know that a meristem consists of actually dividing and redividing cells, लेकिन इनमें क्या देखा गया है? एपिकल सेल जो है
एपिकल मेरिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज एपिकल सेल थ्योरी. आई रिपीट, this apical cell theory states that in some algae, some bryophytes, all bryophytes and some pteridophytes, apical meristem consists of a single apical cell instead of a group of cells. और ये जो बेटा सिंगल एपिकल सेल कैसी होती है, इट इज अ pyramid shaped. It is a pyramid shaped. Pyramid shaped आपको पता है बेटा, it is like this. So this is called as apical meristem, apical cell theory. बेटा apical cell theory जो है it hold true only for lower organism like some algae, some bryophytes and pteridophytes. लेकिन बेटा advanced pteridophytes जो है इनको furnace कहा जाता है. इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और जिम्नोस्पर्म्स के बाद एक हाईली एडवांस्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स आता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म. मेरे बच्चे जब इन प्लांट्स की बात करते हैं, इन प्लांट्स में क्या होता है, दिस एपिकल मेरिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, consists of group of cells. Apical meristem consists of group of cells. सो कंक्लूजन में मेरे बच्चे अगर आपको बताना होगा एपिकल मेरिस्टम क्या है, सिंपल सी बात है, एपिकल मेरिस्टम वो वाली थ्योरी है, सॉरी एपिकल सेल थ्योरी क्या है, एपिकल सेल थ्योरी वो वाली थ्योरी है विच स्टेट्स दैट द एपिकल मेरिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल pyramid shaped cell. So this holds true for some algae like brown algae, bryophytes and pteridophytes. So this is the first theory which we discussed, that is called as apical cell theory. Otherwise apical meristem consists of group of cells. इसके बाद मेरे बच्चे दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, that theory is called as histogen theory. मेरे बच्चे हिस्टोजन थ्योरी जो है, हिस्टोजन मीन्स सेल, हिस्टोजन थ्योरी इज द मोस्ट वैलिड थ्योरी, या ऐसे हम बता सकते हैं इट इज मोस्टली एप्लीकेबल टू रूट एपिकल मेरिस्टम. इट इज मोस्टली एप्लीकेबल टू रूट एपिकल मेरिस्टम. पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हैनस्टीन. इसको कहा ही जाता है बेटा हैनस्टाइन्स हिस्टोजन थ्योरी. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1870. मेरे बच्चे हैनस्टाइन्स हिस्टोजन थ्योरी का क्या मानना है? एज पर एज दिस हैनस्टाइन्स हिस्टोजन थ्योरी, दिस हैनस्टाइन्स हिस्टोजन थ्योरी states that this apical meristem या root apical meristem is divided into 3 regions, या 3 layers आप इसको बता सकते हो, which I have already discussed in the previous lectures. Histogen theory states that this apical meristem या in fact root apical meristem is divided into 3 layers. इनको कहा जाता है बेटा 3 histogen layers. The outermost layer of cells, it is called as dermatogen. The outermost layer of cell, it is called dermatogen. The second layer, it is called as peribellum. The third one is called as plerome. I repeat, this apical histogen theory consists of histogen theory states that the root apical meristem consists of 3 layers. अगर आपको याद होगा बेटा, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है when I have discussed on the classification of meristematic tissues on the basis of function. डर्मेटोजन जो होता है सिंगल लेयर्ड और ये प्लांट का बनाता है एपिडर्मिस. In fact, it gives rise to the epidermal tissue system more appropriately. अगर हम बताएंगे it gives the epidermal tissue system. इसके बाद बेटा पेरिबेलम जो है ये बनाता है कॉर्टेक्स, ये बनाता है बेटा हाइपोडर्मिस, ये बनाता है एंडोडर्मिस. ठीक है बेटा. उसके बाद प्लेरोम जो है इनरमोस्ट लेयर होती है, इट गिव्स राइज टू स्टील.
और स्टील में आपको पता है क्या होता है, मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। या इनफैक्ट आप सीधे बताओ बेटा, स्टील मत बताओ, आप सीधे लिखो कि प्लेरोम जो है इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। मेरे बच्चे हिस्टोजन थ्योरी में याद रखोगे कि दिस थ्योरी इज मोस्टली एप्लीकेबल टू रूट एपिकल मेरिस्टेम, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ हायर प्लांट्स, not applicable to shoot apical meristem of higher plants. It is not applicable to shoot apical meristem of higher plants. Reason is that shoot apical meristem is not differentiated, it is not differentiated into these layers. मेरे बच्चे हिस्टोजन थ्योरी हमने सिंपल बताई। हिस्टोजन थ्योरी का एक एंट्रेंस रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊं, देयर इज द फोर्थ हिस्टोजन लेयर, आई रिपीट, देयर इज अ फोर्थ हिस्टोजन लेयर, फोर्थ सेल लेयर which is present in monocot root apex. There is the fourth histogen layer which is present in monocot root apex. मैंने डिस्कस किया हुआ है already. That layer is called as calyptrogen. That layer is called as calyptrogen. Calyptrogen का आपको function पता है, very very important function. The function of calyptrogen is to form the root cap. Root cap अगर कभी डैमेज हो जाता है, the new root cap is formed by the calyptrogen. लेकिन अगर डाइकॉट्स की बात करेंगे, in case of dicots this root cap is formed by dermatogen. एंट्रेंस पॉइंट है बेटा, आपको किताब से नहीं मिलेगा, it is formed by dermatogen. That means dermatogen वहाँ root cap भी बनाता है in dicots. Dermatogen forms root cap as well as epidermis. While in monocots, dermatogen gives epidermis only, while the root cap is formed by another layer that is called as calyptrogen. हिस्टोजन थ्योरी एक बार फिर से बताएंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है, शूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 3 लेयर्स होती हैं, हैनस्टाइन ने बताया, हिस्टोजन या डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लेरोम, फोर्थ लेयर इज कैलिप्ट्रोजन। इसके बाद बेटा एक और थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। थोड़ा सा इसका भी मैंने मॉर्फोलॉजी में जिक्र किया हुआ है, आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया है। द पॉइंट नंबर 1 रिगार्डिंग क्यूसेंट सेंटर थ्योरी इज दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लोज। दिस क्यूसेंट सेंटर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय क्लोज, एज दिस क्लोज इट वाज द फर्स्ट पर्सन who discovered this क्यूसेंट सेंटर in case of maize. Maize एक बेटा मोनोकॉट है in case of maize root. Point number 1 regarding क्यूसेंट सेंटर theory is that this theory was proposed by Clouse, as Clouse was the first person who discovered क्यूसेंट सेंटर in maize root. लेकिन बात करते हैं मेरे बच्चे क्यूसेंट सेंटर क्या होता है। This quiescent term here is actually a term which is derived from quiescence. This quiescence term is somehow related to dormancy. मेरे बच्चे अगले साल आप सीड जर्मिनेशन में पढ़ोगे। डॉर्मेंसी आपको पता है इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सीड, और इसी डॉर्मेंसी के साथ एक टर्म सिनोनिमसली यूज की जाती है जो कि एक्चुअल में नहीं है, सिनोनिमसली यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूसेंस। अब मेरे बच्चे क्यूसेंस क्या है, अब देखेंगे बेटा, इससे आपको आइडिया होगा कि क्यूसेंट का मतलब क्या होगा। क्यूसेंट का मतलब है इनएक्टिव,
Now see, the important thing which I am going to discuss, this Quiescent center theory, there is a group of inactive, या more appropriately मैं बताऊँ a group of less active cells. A group of less active cells कहाँ पे present होता है, which is present between dermatogen. बहुत ही important point बेटा, a group of inactive or less active cells between dermatogen and calyptrogen. A group of least active cell या inactive cell which is present between dermatogen and calyptrogen. calyptrogen आपको पता है किन में होता है, calyptrogen of monocot root is called as quiescent center. इसको कहा जाता है quiescent center. मेरे बच्चे याद रखोगे क्यूसेंट सेंटर में जो सेल्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेल्स ऑफ क्यूसेंट सेंटर, सेल्स ऑफ द क्यूसेंट सेंटर में क्या होता है, दे कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, लेस अमाउंट ऑफ आरएनए. डीएनए इनमें कम होता है, आरएनए इनमें कम होता है. लिटिल साइटोप्लाज्म, बहुत ही कम साइटोप्लाज्म इनमें होता है. और इसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, इट कंटेन्स ए स्मॉल न्यूक्लियस. मेरे बच्चे एक ऐसा सेल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स, इनफैक्ट इनको कहा है रिजर्वायर ऑफ सेल्स, जो कि डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में है. लेकिन इस क्यूसेंट सेल्स में क्या, सेल्स जो होती है दे आर वेरी इनएक्टिव स्टेट. Because they contain least amount of DNA, least amount of RNA, little cytoplasm and smaller nuclei. इसी को कहा जाता है मेरे बच्चे क्यूसेंट सेंटर. देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है क्यूसेंट सेंटर का, फंक्शन क्या है क्यूसेंट सेंटर का. याद रखो मेरे बच्चे, क्यूसेंट सेंटर की जो सेल्स है, द सेल्स ऑफ द क्यूसेंट सेंटर एक्ट एज रिजर्वायर. मेरे बच्चे ये एक रिजर्वायर ऑफ सेल्स होता है, एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ सेल्स फॉर replenishment. They act as a reservoir of cells for replenishment of damaged cells. That simply means that जब इनकी ज़रूरत पड़ती है क्यूसेंट सेंटर की सेल्स में, वो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाती है. मेरे बच्चे जब 2012 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के एंट्रेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था क्यूसेंट सेंटर के रिलेटेड. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्यूसेंट सेंटर एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ सेल्स. जब सेल्स डैमेज हो जाती है, किसकी सेल्स बेटा, व्हेन समटाइम्स द कैलिप्ट्रोजन गेट डैमेज्ड. कैलिप्ट्रोजन से रूट कैप बनता है. सो कैलिप्ट्रोजन अगर डैमेज हो जाएगा तो उस टाइम इनएक्टिव क्यूसेंट सेंटर की सेल्स एक्टिव हो जाती है, और वो बेटा क्या होता है, इट गेट्स, ये कैलिप्ट्रोजन को रिप्लेस करता है. द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच रिगार्डिंग दिस क्यूसेंट सेंटर इज दैट, ये जो क्यूसेंट सेंटर होता है इट इज क्रीसेंट शेप्ड. क्रीसेंट शेप्ड होता है बेटा ऐसे. हाफ मून जो होता है ना बेटा, हाफ मून, दैट इज लाइक दैट. दिस क्यूसेंट सेंटर इज क्रीसेंट शेप्ड. सो क्रीसेंट सेंटर क्यूसेंट सेंटर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो क्लोज ने डिस्कवर की. मेज में एक इनएक्टिव रिजर्वायर ऑफ सेल्स होता है डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में. नाउ देयर इज अनदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. There is another theory, that theory is called as tunica corpus theory. This tunica corpus theory was proposed by Schimdt. This tunica corpus theory was proposed by Schimdt in 1924. Tunica corpus theory was proposed by Schimdt in 1924, and this theory is
most applicable theory for shoot apical meristem. This theory is mostly applicable for shoot apical meristem. मेरे बच्चों ये जो थ्योरी है, this theory is based on the plane of division of cells. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो थ्योरी है, थ्योरी का एक्चुअल बेस जो है क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन. एज द टर्म itself says that tunica and corpus. That means as far as this theory is concerned, this shoot apical meristem consists of two layers. One is called as tunica, another one is called as corpus. Shoot apical meristem consists of two layers. One is called tunica, another one is called as corpus. मेरे बच्चे देखते हैं ट्यूनिका और कॉर्पस का क्या मसला है. जहाँ तक सवाल है ट्यूनिका का, इट इज द आउटर मोस्ट पेरिफेरल लेयर. It is the outermost peripheral layer which divides the cells of the tunica. Divides only by कौन से divisions? मैंने आपको divisions समझाए हैं. The cells divide only by anticlinal divisions. The cells divide only by anticlinal divisions. मेरे बच्चे इस एपिडर्मिस ट्यूनिका की वजह से क्या बनता है? दिस ट्यूनिका गिव्स राइज टू एपिडर्मिस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एपिडर्मल सेल्स ओनली अंडरगो एंटीक्लाइनल डिविजन्स. जिन्होंने बाकी लेक्चर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एपिडर्मिस है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस. सो हाउ मेनी सेल्स विल बी फॉर्म्ड? 1 2 3 and 4. जब ये 4 सेल्स डिवाइड करेंगे तो कितने बन जाएंगे बेटा? 8 बन जाएंगे. दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्यूनिका. ट्यूनिका इज द आउटरमोस्ट सेल लेयर which is divides only by anticlinal divisions and it forms the epidermis. उसके बाद दूसरा जो है, the second one, that is called as corpus. जो स्टूडेंट्स जब आप कॉर्पस की करते हैं, it is actually a mass of cells below tunica. या मैं बताऊं बेटा, inside tunica it is the mass of cells which is present below tunica or inside tunica. corpus की जो cells है, cells of corpus divide in all planes. cells of corpus divide in all planes. जब बेटा कॉर्पस की सेल्स हर किसी प्लेन में डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ कॉर्पस विल इंक्रीज. जब वॉल्यूम ऑफ कॉर्पस इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज द रीजन एपिडर्मल सेल्स के में क्या होता है बेटा? एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है एपिडर्मल सेल्स में. कॉर्पस जो है ये बनाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ट्यूनिका जो है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस इट, दैट इट फॉर्म्स द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. मैं डायग्राम में अगर आपको समझाऊंगा, इफ दिस इज द डायग्राम ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम. इस शूट एपिकल मेरिस्टम में आप समझो, ये बाहर वाली जो सेल लेयर है, this outermost cell layer is called as tunica, which divides only by anticlinal division. इस ट्यूनिका, ये भी ट्यूनिका है बेटा. इस ट्यूनिका के अंदर there is a mass of cells. This mass of cells is called as corpus. कॉर्पस की सेल्स हर किसी प्लेन में डिवाइड करती है. ट्यूनिका की सेल्स ओनली वन प्लेन डिवाइड करती है. ट्यूनिका गिव्स ETS, corpus gives GTS and VTS. So we called this as tunica corpus theory. Now there's another theory. एक और थ्योरी की बात करते हैं, लास्ट वन.
that is called as cytohistological zonation theory. There's another theory, that theory is called as cytohistological zonation theory. इस थ्योरी का ये मानना है, as far as this theory is concerned, this shoot apical meristem is divided into two parts. Yeah, shoot apical meristem is classified into two regions. One region is called as summit, another region is called as flanks. Shoot apical meristem is divided into two parts. One is called a summit and another one is called as flank. अब समिट क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा रीजन होता है जहां रेट ऑफ सेल डिवीजन इज स्लो, where the rate of cell division is slow. I repeat, समिट एक ऐसा रीजन है जहां रेट ऑफ सेल डिवीजन स्लो होता है and it is located at the apex. ये apex पे प्रेजेंट होता है. जब बात फ्लैंक की करते हैं बेटा, इन केस ऑफ फ्लैंक रेट ऑफ डिवीजन इज फास्ट एंड क्विक. फ्लैंक्स में क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डिवीजन फास्ट होता है एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड समिट. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड समिट. Shoot apical meristem consists of two parts. Summit, rate of division is slow and it is present at the apex. Flanks, rate of division is fast and it is present behind the summit. लेकिन एक और बात इस फ्लैंक के बारे में याद रखोगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस रीजन में लीफ प्राइमोडिया होते हैं. लीफ प्राइमोडिया आर फॉर्मड इन दिस रीजन. मेरे बच्चे, लीफ प्राइमोडिया मैंने डिस्कस किया हुआ है मॉर्फोलॉजी में. लीफ प्राइमोडिया मैं आपको बताऊंगा लीफ प्राइमोडिया क्या होता है. जब बात करते हैं मेरे बच्चों, जब बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम की, रूट एपिकल मेरिस्टम को प्रोटेक्शन होती है एक कैप, दैट इज कॉल्ड रूट कैप. क्या शूट एपिकल मेरिस्टम में कोई प्रोटेक्शन होती है, कोई कैप होती है? देयर इज नो शूट कैप, but it is protected by leaf primordia. Leaf primordia का मतलब होता है immature leaves. Shoot apical meristem is protected by immature leaves, that is called as leaf primordia. और याद रखो बेटा, adjacent leaf primordia के बीच में जो distance होता है, I'll write here, very important point, distance between एडजेसेंट एलपी लीफ प्राइमोडिया, इसको कहा जाता है प्लास्टोक्रॉन. डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लीफ प्राइमोडिया, इट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्रॉन. इट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्रॉन. सो बेटा, दिस इज ऑल रिगार्डिंग साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी. इस साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी में फॉर एग्जांपल दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टम. शूट एपिकल मेरिस्टम ये है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय इमैच्योर लीव्स कॉल्ड एज लीफ प्राइमोडिया. दिस इज द डायग्राम ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम in which these are LP लीफ प्राइमोडिया. ये भी लीफ प्राइमोडिया, एक लीफ प्राइमोडिया और दूसरे लीफ प्राइमोडिया में जो ये डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है प्लास्टोक्रॉन. दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्रॉन. मेरे बच्चों, इसके बाद एक और थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पर केप थ्योरी. एंड आई डोंट थिंक कि ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है. इस कॉर्पर केप थ्योरी में क्या है बेटा? इट इज़ सिमिलर टू ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. इसमें जो सेल्स है ट्यूनिका और कॉर्पस की, दे फर्स्ट अंडरगोज ट्रांसफरस डिवीजन. दोनों में ट्रांसफरस डिवीजन हो जाएगा.
लेकिन एक में बेटा एक सेल में नीचे वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, एक सेल में ऊपर वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा. सो इट गिव्स टी शेप्ड स्ट्रक्चर, एक टी शेप्ड, और दूसरा जो है इट विल गिव राइज टू इन्वर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर. यही है बेटा कॉर्पर केप थ्योरी. So with this we have finished with the theories of root apical meristem and shoot apical meristem. So anatomy of flowering plants is complete now.